नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लैलन टॉप की खास पेशकश दुनियादारी। ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम है और ये दुनियादारी की मास्टर क्लास है। मास्टर क्लास में क्या होता है? इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर चर्चा में चल रहे एक ऐसे विषय का चुनाव करते हैं, फिर उस विषय से जुड़े किसी विद्वान को अपने मंच पर बुलाते हैं उस विषय का पूरा तिया पाचा समझने के लिए। आसान भाषा में कहे तो हर शनिवार एक क्लास लगती है जिसमें हम हैं और हमारे और आपके हिस्से के उत्सुकता भरे सवाल होते हैं और उन सवालों का मर्म समझते हैं मास्टर साहब या मास्टर साहिबा से। हालिया दिनों में भारत ने 3 अहम इंटरनेशनल बैठकों में हिस्सा लिया, क्वाड, ब्रिक्स और G7। तीनों आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व पीएम मोदी ने किया। तीनों संगठनों में दुनिया के सबसे ताकतवर और विशाल देशों का नाम शामिल है। आज हम ब्रिक्स, क्वाड और G7 के बारे में समझेंगे, जानेंगे कि उन गुटों में भारत की भूमिका क्या है। और इस बारे में हमारे मास्टर साहब हैं एम्बेसडर राजीव भाटिया। इस बार हमारे मास्टर साहब हैं और राजीव भाटिया म्यांमार, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका और केन्या में भारत के राजदूत और उच्चायुक्त की भूमिका में काम कर चुके हैं। उन्होंने म्यांमार और अफ्रीका पर कई किताबें भी लिखी हैं। फिलहाल वो गेटवे हाउस नाम के एक थिंक टैंक में फेलो हैं। इसके अलावा वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अखबारों और टीवी चैनलों पर अपनी बेबाक राय रखते हैं। उम्मीद है कि उनका अनुभव हमें समृद्ध बनाएगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है लैलन टॉप पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज की मास्टर क्लास। शुरुआत एकदम बेसिक सवाल से करते हैं। सर, ब्रिक्स के बारे में एक आम समझ ये कहती है कि ये 5 विकासशील देशों का संगठन है, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। हम ये समझना चाहते हैं कि ब्रिक्स की अहमियत क्या है, इसकी स्थापना के पीछे का मकसद क्या था, क्या ब्रिक्स इन उम्मीदों पर खरा उतर पाया है जो इसकी स्थापना के समय की गई थी इससे? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने और इस विचार विमर्श की आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो हम इसी प्रश्न से कर सकते हैं। मगर इसका उत्तर देने से पहले मैं कुछ वाक्यों में ये बताना चाहूँगा कि इस समय विश्व राजनीति की स्थिति क्या है। और विश्व राजनीति की स्थिति ये है कि आज की दुनिया मल्टीपोलर दुनिया है, यानी कि कम से कम 7-8 ऐसे पोल्स हैं या ऐसे देशों के समूह हैं जो कि पूरी दुनिया को चला रहे हैं। निस्संदेह उसमें हमें मालूम है अमेरिका है, यूरोप या यूरोपियन कम्युनिटी है, रूस है, चीन है, साथ ही साथ भारत और जापान, आसियान और अफ्रीका भी हैं। तो इन सबको हम कह सकते हैं कि ये मिल के एक मल्टीपोलर देश बन गया है। और जो विश्व राजनीति इस समय चल रही है वो इसी बात पर आधारित है कि कैसे इन सभी समूहों के आपस में संबंध उभर रहे हैं। अगर हम उस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखेंगे तो हमारे लिए बाकी संस्थाओं को समझना बहुत आसान हो जाएगा। इस पृष्ठभूमि में जो आपने पहला प्रश्न पूछा ब्रिक्स का, उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्रिक्स एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जिसमें, जैसा आपने कहा, 5 देश, विभिन्न महाद्वीपों के देश उसमें शामिल हैं। ये अब तकरीबन 16 साल पुरानी संस्था है। तो इसलिए फिर हम थोड़ा सा वापस जाएं और सोचें कि 2006 में जब इस संस्था का निर्माण हुआ या इसको स्थापित किया गया, उस समय क्या हालात थे। उस समय हालात ये थे कि दुनिया के ऊपर पूरी तरह से अमेरिका छाया हुआ था। 90s के समय जब ऑलरेडी कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध समाप्त हो गया था, उस समय अमेरिका का आधिपत्य, अमेरिका का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और उसकी लीडरशिप किसी हद तक बहुत ज़्यादा दूसरे देशों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही थी। तो इसलिए जो उनके प्रतिद्वंदी देश हैं उन्होंने ये सोचा कि हम मिलकर एक समूह बनाएं जिसमें कि हम विकसित देशों के सामने विकासशील देशों की समस्याओं को सामने रख सकें। और इसी संदर्भ में ब्रिक्स बना। पहले 4 देश बने, आपको मालूम है, भारत, चीन, रूस और ब्राज़ील। और उसके कुछ सालों बाद साउथ अफ्रीका को उसमें शामिल कर लिया गया और इस तरह से इन्होंने अपना काम शुरू किया। इनका मुख्य लक्ष्य यही था कि किस तरह से
हम जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनमें सुधार ला सकें। सुधार माने कि किस तरह से हम उसमें प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को ला सकें और किस तरह जो हमारे विकासशील देश हैं उनकी भूमिका ज़्यादा बढ़ा सकें। साथ ही साथ ये भी चाहते थे कि विकासशील देशों का प्रभाव दुनिया में ज़्यादा बढ़े, उनके हितों की रक्षा ज़्यादा अच्छी तरह से हो सके। और अंत में एक और उद्देश्य था या लक्ष्य था, वो ये था कि किस तरह से हम इन पांचों देशों के आपस में जो संबंध हैं, चाहे वो कूटनीतिक स्तर पर हों, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हों, चाहे वो पीपल टू पीपल लेवल पर हों, उनको भी आगे बढ़ाया जा सके। सर अब एक सेकंड भाई, आपने पूछा कि किस तरह से इन लक्ष्यों की प्राप्ति की गई है, तो मैं यही कहूँगा कि लक्ष्य बनाना एक तरफ होता है, उसकी प्राप्ति करना दूसरी तरफ होता है। 15 या 16 साल के बाद हम कह सकते हैं कि काफ़ी प्रगति हुई है, मगर इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि 100% सफलता मिल गई है। भारत ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों में से एक है। चीन को छोड़ दिया जाए तो काफ़ी देशों के साथ उसके संबंध अच्छे हैं। ब्रिक्स में भारत की भूमिका को सर आप कैसे देखते हैं, और समय के साथ भारत की भूमिका में क्या कोई अंतर आया है? जी हाँ, दोनों ही प्रश्न बहुत रोचक हैं। भारत की बहुत अहम भूमिका है इसमें, इसलिए चूँकि चीन के साथ साथ जो दूसरा देश आर्थिक रूप से पिछले 15 वर्षों में बहुत तेज़ी से प्रगति के रास्ते पर बढ़ा है, वो भारत ही है। और आपको मालूम है कि दुनिया के मामलों में, वर्ल्ड अफेयर्स में आज इकोनॉमिक पावर का बहुत महत्व है। तो जैसे हम लोग सुनते रहते हैं हमेशा कि चीन का इकोनॉमिक राइज हुआ है, वो हमें मानना पड़ेगा कि भारत का भी इकोनॉमिक राइज हुआ है। और उस दृष्टि से देखें तो ब्रिक्स के भीतर धीरे धीरे भारत की भूमिका बढ़ती रही है। भारत ने भी पूरी तरह से, जो ब्रिक्स की एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, उसमें अपनी भूमिका निभाई है। उसके साथ ही साथ एक और संस्था है जिसको CRA बोलते हैं, उसमें भी भारत आगे रहा है। और फिर ये जो पांचों देश हैं उनके आंतरिक सहयोग को बढ़ाने के लिए भी भारत ने अपनी भूमिका निभाई है। मगर दूसरा प्रश्न और ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण है कि किस तरह से धीरे धीरे भारत की भूमिका अगर बदल रही है तो क्यों और कैसे बदल रही है। तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि मुख्य कारण यही है कि पिछले तकरीबन 2 वर्षों में भारत और चीन के संबंधों में बहुत ज़्यादा तनाव आ गया है। जब पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन का संघर्ष हुआ 2020 में, और वो इसलिए हुआ क्योंकि चीन ने अपना विस्तारवाद दिखाना शुरू कर दिया, हमारी सीमाओं को लांघ के हमारी तरफ आने का प्रयत्न करता रहा, और अंत में ये भी हुआ कि हमारे जवानों को उनको अपना बलिदान करना पड़ा। इससे भारत का जनमत, भारत की सरकार, भारत के लोग चीन से बहुत नाराज़ हो गए। और इसलिए जब ये भारत और चीन के संबंधों में तनाव आए तो ये स्पष्ट हो गया कि किसी न किसी तरह से उसका असर ब्रिक्स पर भी पड़ना था। और एक बात और छोटी सी और, वो ये है कि पिछले 3 सालों में कोविड की वजह से ब्रिक्स में जो शिखर सम्मेलन होता है वो व्यक्तिगत रूप से अब संभव नहीं रह गया था। तो इसलिए जो भी बातचीत होती है वो सिर्फ डिजिटल मीन्स के द्वारा होती है, जिसे कहते हैं वर्चुअल समिट। तो इसका मतलब ये है कि नेताओं को आपस में बैठकर काफ़ी विस्तार से बात करने का समय नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह से एक टेंशन का टाइम आ गया है, इसलिए ब्रिक्स में थोड़ी सी रुकावट आ गई है। सर, ब्रिक्स के अलावा भारत क्वाड का भी अहम सदस्य है। क्वाड की स्थापना का एक मकसद चीन को काउंटर करना था। क्वाड में भारत के अलावा जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हैं। तीनों देश चीन के प्रतिद्वंदी हैं। तीनों ने यूक्रेन हमले के बाद रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जबकि भारत ने रूस से रिश्ते कायम रखे हैं। उधर रूस और चीन भी आपस में पक्की दोस्ती की बात करते हैं। ब्रिक्स की मीटिंग्स पर इन तथ्यों का कितना असर पड़ता है? ये अब गहन और जटिल प्रश्न है और इसको 2 या 3 स्तर पर हमें देखना होगा। पहली बात तो चूंकि हम लोग क्वाड का उल्लेख कर रहे हैं तो हमें ये कहना चाहिए
कि क्वाड एक बहुत रोचक संस्था है और जो पिछले कुछ ही वर्षों में आगे बढ़ी है। अभी भी किसी हद तक ये एक इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन है। ब्रिक्स फॉर्मल बॉडी है, क्वाड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन है। दरअसल इसका जो ओरिजिन है वो जाता है 2004 में, जब सुनामी एशिया के बहुत देशों में उसने नुकसान किया था और उस समय जो साउथ ईस्ट एशिया के देश थे या श्रीलंका था, मालदीव्स था, उन सब की सहायता करने के लिए 4 देशों ने मिलकर काफ़ी काम किया। वो यही 4 देश थे, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो इस सहयोग से एक ऐसा लगा कि क्यों ना ये 4 देश मिलकर और भी अपने सहयोग को आगे बढ़ाएं। तो कुछ सालों तक ये सहयोग बढ़ा, फिर बीच में ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को पीछे हटा लिया, फिर ऑस्ट्रेलिया में सरकार बदली तो ऑस्ट्रेलिया फिर शामिल हो गया और ये सब चल ही रहा था। और मैं कह सकता हूँ कि अधिकारियों के स्तर पर वार्तालाप होता था मगर बहुत ज़्यादा गति नहीं पकड़ रहा था। फिर आया 2017 जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप थे और उनके समय में चीन और अमेरिका के संबंधों में बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ गया। तो इस समय राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बड़ी कोशिश करी कि क्वाड को बहुत महत्व दिया जाए और इसको देखते हुए सितंबर 2019 में पहली दफ़े विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ और तब से ये कहा जाता है कि क्वाड बहुत आगे बढ़ा। मगर ख़ास तौर से पिछले 2 सालों में जब से मिस्टर बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तब से लेकर आज तक 4 सम्मेलन हो चुके हैं उच्च स्तर पर, जिसमें से 2 एक वॉशिंगटन में और एक टोक्यो में हुआ और चारों नेता वहाँ पर मिले थे। तो आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा है कि हम लोग ये कहते नहीं हैं प्रत्यक्ष रूप से, मगर क्वाड का मुख्य उद्देश्य यही है कि किस तरह से चीन को उसके प्रभाव को संतुलित किया जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि चीन से किसी का कोई बहुत सीधा संघर्ष नहीं है। अगर चीन जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का काम है, उन सबको मानते हुए ठीक से काम करे। मगर चूंकि बहुत दफ़े ऐसा होता है कि चीन अपने तरीके से एशिया में आधिपत्य जमाना चाहता है, तब वहाँ पर क्वाड की इम्पोर्टेंस हो जाती है। आपने पूछा क्वाड के बीच में भारत की क्या भूमिका है, क्या रोल है, तो मैं कहूँगा कि क्वाड में भी भारत की एकदम सेंट्रल रोल है, एक पिवटल रोल है। चूँकि भारत एशिया का देश है, बहुत बड़ा देश है और बिना भारत के क्वाड का महत्व बहुत कम हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। ब्रिक्स की जो मेन समिट के साथ साथ एक आउटरीच समिट भी चल रही थी। इसमें उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों को बुलाया गया था। पाकिस्तान भी इसमें शामिल होना चाहता था। मेजबान देश होने के नाते चीन पाकिस्तान को एंट्री दे सकता था। रिपोर्ट्स हैं कि भारत के कहने पर उसने पाकिस्तान को रोक दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने आरोप भी लगाया। उसने कहा कि एक मेंबर की वजह से उसे ब्रिक्स की मीटिंग में शामिल नहीं होने दिया गया। उसका इशारा भारत की तरफ था। पाकिस्तान ब्रिक्स में हिस्सा क्यों लेना चाहता था? चीन का करीबी होने के बावजूद उसको एंट्री क्यों नहीं मिल पाई? इस पर ज़रा आप विस्तार से बताएं। हाँ, अब आप ब्रिक्स की गहराइयों में जाना चाह रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। तो ब्रिक्स का पिछले कई सालों से 3 लेवल पर काम चल रहा है और उसको मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। पहला लेवल तो ये है कि जब भी ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होता है तो उस समय जो मेज़बान देश होता है उसके जो पास पड़ोसी देश होते हैं उनको वो एक बार शिखर सम्मेलन में बुला के ब्रिक्स के नेताओं के साथ मिलवाते हैं। उदाहरण, जब भारत ने पिछली बार शिखर सम्मेलन किया था तो जो हमारे बिम्स्टेक यानी कि दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्व एशिया के जो मिला हुआ देशों का एक संगठन है, उसके साथ ब्रिक्स के नेताओं को मिलवाया था। इसी तरह से जब साउथ अफ्रीका शिखर सम्मेलन करता है तो वहाँ जो साउथ अफ्रीका के आसपास में अफ्रीका के देश हैं उनसे ब्रिक्स के नेताओं को जोड़ने का प्रयत्न करता है। तो ये तो हुआ पहला लेवल, यानी कि क्षेत्रीय लेवल। दूसरा जो लेवल है वो आपका रेफरेंस दिया जा रहा है, यानी कि ब्रिक्स प्लस का।
अब ये चीन का या दक्षिणी अफ्रीका का ये मानना है कि ये 5 देश ही पर्याप्त नहीं हैं और इसलिए हम कुछ और देशों को भी बुला के उनके साथ एक इंटरैक्शन करें ताकि जो विश्व की समस्याएं हैं, जो ग्लोबल डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं, उनके बारे में या संयुक्त राष्ट्र के रिफॉर्म के बारे में, इन सब के बारे में ठीक से चर्चा हो सके। तो इस बार जब अभी हाल में ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ तो चीन ने कुल मिलाकर 13 देशों को उसमें आमंत्रित किया और आपको मालूम है कि उसमें लैटिन अमेरिका से अर्जेंटीना को बुलाया गया, अफ्रीका से 4 देशों को बुलाया गया, सेनेगल को बुलाया गया, इजिप्ट को बुलाया गया, इथियोपिया को बुलाया गया। उसके अलावा दक्षिणी पूर्व एशिया से भी 4 देशों को बुलाया गया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया। उसके बाद मिडल ईस्ट से ईरान को बुलाया गया, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान को बुलाया गया, उधर साउथ पैसिफिक से फिजी को बुलाया गया। तो इन सबको जब बुलाकर ग्लोबल डेवलपमेंट की चर्चा हो रही थी तो आपकी बात सही है, मैंने भी वो रिपोर्ट्स देखी हैं। पाकिस्तान ने प्रयत्न किया कि हम भी इस डायलॉग फोरम में शामिल हो जाएं और उन्होंने लगता है चीन के साथ तकरीबन तय कर लिया था, क्योंकि जो चेयर होती है यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है उसको ये एक तरह से उनका अधिकार होता है कि किसको बुलाना है या नहीं बुलाना है, मगर वो इससे पहले कि इनविटेशन इशू करे ब्रिक्स के 4 देशों से पूछेगा कि साहब आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। लगता है कि जब ऐसी बात हुई तो भारत ने स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान इस फोरम का हिस्सा नहीं बन सकता है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ब्रिक्स की जो संस्था है उसके सदस्य इमर्जिंग इकोनॉमी होने चाहिए, यानी कि न केवल डेवलपिंग बल्कि फास्ट डेवलपिंग, ऑलमोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कुछ विश्व में उनका प्रभाव होना चाहिए और ये ऐसी बातें हैं जो कि पाकिस्तान के हक में नहीं थी। और तीसरी बात मुझे लगता है कि भारत को ये लगा होगा कि अगर पाकिस्तान आएगा तो फिर वही अपना जो है कश्मीर का रोना शुरू कर देगा और ब्रिक्स के सारे वातावरण को उसमें खामखा बेकार में विष फैलाने का प्रयत्न करेगा। तो भारत ने ऐसा लगता है कि साफ साफ चीन से शायद कहा होगा कि इसमें इनको लाने की आवश्यकता नहीं है और फिर चीन ने हमारी बात को मानते हुए उसको पूरी तरह से सहमत कर लिया। अगर मुझे आप 1 मिनट और दे दें। जी सर। तो जो पहला आपने प्रश्न पूछा था वो मैं पूरी तरह से नहीं बता पाया था कि आपने कहा कि ब्रिक्स में भारत के सामने एक नई समस्या ये है कि चीन और रूस बहुत ज़्यादा आपस में जुड़े हुए हैं और इस तरह से कभी कभी ऐसा लगता है कि हर ब्रिक्स के मुद्दे पर वो दोनों जुड़ जाते हैं। तो भारत के लिए एक नई स्थिति पैदा हो गई है और इसको सुलझाने का मेरे अनुसार एक बहुत आसान तरीका है, वो ये है कि जो बाकी 3 देश हैं यानी भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, ये तीनों पुराने मित्र हैं। इन्होंने अपनी एक अलग संस्था स्थापित की हुई थी, उसका नाम है, आपको मालूम है, IBSA, IBSA, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, और वो ब्रिक्स से पहले बनी थी। तो हम ये कहना चाहेंगे कि यदि रूस और चीन में संबंध ज़्यादा घने हो गए हैं तो भारत के लिए आवश्यक है कि IBSA को मजबूत किया जाए। मगर अंत में ये मैं कहूँगा कि अभी भी भारत और रूस के संबंध अच्छे हैं और हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए कि हम ये माने कि हर बात में रूस चीन की बात मानेगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें रूस हमेशा भारत का साथ देता है और अभी कल आपने पढ़ा होगा कि फिर से राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई है और यूक्रेन पर चर्चा हुई है, दुनिया के दूसरे मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो मैं अंत में यही कह सकता हूँ इस प्रश्न के लिए कि स्थिति जटिल है और वो तभी समझी जा सकती है जब हम बिल्कुल नित्य प्रति क्या हो रहा है इसके बारे में सोचें। सर, आपने रूस और यूक्रेन का जिक्र किया। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच 26 से 28 जून तक G7 देशों की म्यूनिक में बैठक हुई थी। G7 में अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, जापान और इटली हैं। इसके अलावा यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन भी G7 की अहम मीटिंग्स में हिस्सा लेते हैं। G7 कुछ दिन पहले ही ब्रिक्स की भी, मतलब G7 से पहले उसकी भी मीटिंग हुई थी। G7 में भारत की तरफ से हिस्सा लेने के लिए PM मोदी गए।
भारत G7 का मेंबर नहीं है, इसके बावजूद भारत को वहां क्यों बुलाया गया था? क्या ये भारत को रूस से दूर रखने की कोशिश के तहत ऐसा किया गया था? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। G7 माने ग्रुप ऑफ 7। ये वो क्लब है जिसे हम कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा समृद्ध देशों का संगठन है। और इसमें आपको मालूम है कि ऐसे मुल्क हैं जैसे कि US, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान और EU यानी यूरोपियन यूनियन भी इसका एक सदस्य के रूप में बुलाया जाता है। इसके साथ साथ और जो मुख्य संगठन हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, चाहे वो WHO हो, WTO हो, UN हो, IMF, वर्ल्ड बैंक हो, उन सबको बुलाया जाता है। तो इस G7 में पहला प्रश्न ये है कि भारत वहाँ पर कैसे पहुँचा। तो ये G7 की एक ट्रेडिशन है कि हर साल समिट के समय पर वो कुछ अतिथि देशों को बुलाते हैं। और आप ये देखकर प्रसन्न होंगी कि भारत की जो बढ़ती हुई इस समय भूमिका है दुनिया में, तो भारत को अब बहुत दफ़े ये इनविटेशन मिलता है। पिछले साल जब UK ने ये सम्मेलन किया, भारत वहाँ पर मौजूद था। इस बार जर्मनी ने किया, भारत वहाँ पर मौजूद था। अगले साल जापान करेगा ये शिखर सम्मेलन। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी को फिर से बुलाया जाएगा। तो ये एक हमारे लिए पहली बात तो एक संतोष की बात है कि भारत G7 का सदस्य ना होते हुए भी वो अपनी भूमिका जैसी कर रहा है महत्वपूर्ण तरीके से, इसलिए उनको वहाँ बुलाया जा रहा है। अब आपका ये कहना कि क्या ये इसलिए बुलाया गया ताकि भारत और रूस के संबंध कमज़ोर हो सके। मैं समझता हूँ ये कारण नहीं है, क्योंकि पश्चिम के देशों को अच्छी तरह से पता है कि भारत और रूस के संबंध बहुत मजबूत हैं, चाहे वो रक्षा का मामला हो, चाहे वो एनर्जी का मामला हो, चाहे वो स्पेस का मामला हो, या हमारा हिस्टोरिकल कल्चरल जो रिलेशनशिप है और एक हमारी जो बैलेंसिंग करने की इच्छा है, वो सब को देखते हुए ये स्पष्ट हो गया है पश्चिम को कि भारत और रूस के संबंध कमज़ोर नहीं होंगे। मगर साथ ही साथ भारत बुलंदी से, खुली आवाज़ से रूस को कई दफ़े कह चुका है कि जो ये यूक्रेन में हो रहा है वो सही नहीं है। जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हमें बातचीत के रास्ते से ही हल करने होंगे। सो बहुत साफ गोई से नई दिल्ली ने मॉस्को को ये बातें बताई हुई हैं। फिर आप पूछेंगी कि फिर क्यों म्यूनिख में प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया गया। उसका कारण ये है कि G7 आज दुनिया के जो अहम मामले हैं उसके बारे में बराबर विचार विमर्श करता है। और ये जो म्यूनिख की कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें वातावरण के बारे में यानी पर्यावरण के बारे में, एनर्जी के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, फूड सिक्योरिटी और हेल्थ सिक्योरिटी के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, जेंडर इक्वलिटी के बारे में, ये जो 7 या 8 मुख्य मुद्दे हैं दुनिया के सामने, इसके बारे में बात करने के लिए बुलाया गया था। और ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि बिना भारत को जोड़े हुए दुनिया नहीं सुलझा सकती है। आज भारत की जनसंख्या, आप जानते हैं, दुनिया की जनसंख्या का 15% है, यानी कि तकरीबन हर 7वां व्यक्ति जो है, 6ठा या 7वां व्यक्ति वो भारतीय है। तो अगर दुनिया के लोगों को दुनिया की समस्याओं को सुलझाना है तो भारत को अलग नहीं बिठाया जा सकता। इसलिए मेरे को खुशी है कि प्रधानमंत्री जी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने बहुत सक्रिय तरह से और बहुत अच्छी तरह से जो 2 सेशन जहाँ पर वो बोले हैं, मैं तो ये कहूँगा अपने सुनने वालों से कि उनके भाषणों को न केवल एक सरसरी निगाहों से पढ़ें, बल्कि उसको पढ़कर उसके बारे में आपस में विचार विमर्श भी करें। उससे हमें थोड़ा और ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। और इसलिए अंत में मैं यही कह सकता हूँ कि G7 में बुलाने का लक्ष्य भारत को रूस से अलग नहीं करना है, बल्कि भारत की एक सक्रिय भूमिका रहे, सकारात्मक भूमिका रहे, इसलिए वहाँ पर उनको बुलाया गया था। सर, G7 दुनिया के सबसे ताकतवर और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध देशों का संगठन है। G7 के देश चीन और रूस को सबसे बड़े खतरे के रूप में देखते हैं। इस गुट में भारत की मौजूदगी को आप किस तरह देखते हैं, किस तरह से हमें देखा जाना चाहिए, और इसमें ब्रिक्स में भारत की भूमिका पर क्या असर पड़ेगा? जी, G7 में आपने बिल्कुल सही कहा है
कि G7 के जो नेता थे, पहले उन्होंने जो आपस में अपनी बैठक करी उसमें यूक्रेन के बारे में बहुत गहन चर्चा की गई, और जिस दिन वो बैठक शुरू हुई उसमें भारत के प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे, ये सिर्फ G7 की ही बैठक थी। तो उसमें जो ही वो बैठक शुरू हुई, बहुत रोचक विषय है कि उसी समय रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर मिसाइल अटैक्स किए। तो एक तरह से रूस शायद ये दिखाना चाहता था कि जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश हैं वो भी किसी हद तक शक्तिहीन है। फिर भी G7 ने बहुत ज़ोरदार शब्दों में रूस की निंदा करी, और जो अपना यूक्रेन के ऊपर स्टेटमेंट निकाला उसमें उन्होंने दो बातें कही कि एक तो ये कि हम रूस को अपने सैंक्शंस के द्वारा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दे सकते हैं वो देंगे, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि हम हर तरह से यूक्रेन की मदद करेंगे और चाहे कितना भी समय लग जाए हम यूक्रेन के साथ हैं, और यूक्रेन के प्रति उन्होंने बहुत सारी आर्थिक सहायता का भी अनाउंसमेंट किया है। मगर इस सब चैप्टर से भारत का कोई ताल्लुक नहीं है। भारत उस मीटिंग में नहीं था, और पश्चिम के देशों को पिछले कई महीनों में बहुत स्पष्ट हो गया है कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। वो अपनी स्वतंत्रता विदेशी नीतियों के मामले में पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए कटिबद्ध है, और यही मैं कह सकता हूँ कि जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात आती है उसको भी हमारे लोगों को पढ़ना चाहिए। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मकसद भी यही है कि हम पूरी तरह से अपने हितों की रक्षा करने के लिए अपनी नीति बनाएंगे, किसी दूसरे के कहने पर नहीं, किसी अन्य के प्रेशर में नहीं, बल्कि जो हमारी अपने हित हैं उनको ध्यान में रखते हुए। मगर खाली अपने हित नहीं, स्वार्थ नहीं, हम ये भी चाहते हैं कि भारत जिस तरह से भी हो सके दुनिया के सभी देशों की मदद करे, और दुनिया के लिए जो हित में है उसका भी पालन करे। इसीलिए बराबर जो भी इस समय एनर्जी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, फर्टिलाइजर्स नहीं मिल रहे हैं, तो उन सबको देखते हुए आपको मालूम है भारत ने श्रीलंका की सहायता करी है। भारत ने कोविड के टाइम में कम से कम 90 देशों को अपनी दवाइयाँ भेजी, कोविड के वैक्सीनेशंस भेजे, वैक्सीन्स भेजे। तो एक तरफ हमें अपने हित संभालने हैं, दूसरी तरफ हमें दुनिया की रक्षा करनी है, यही हमारा प्रयत्न चल रहा है। सर, आज मैं स्क्रीन के इस तरफ हूँ, आपके साथ खड़े होकर सवाल पूछ रही हूँ। अक्सर मैं स्क्रीन के उस तरफ होती हूँ जहाँ हमारे दर्शक हैं। मैं भी ये शो रेगुलरली देखती हूँ, और जो आखिरी सवाल मेरा है वो मेरा इस शो से जो जुड़ा हुआ सबसे आखिरी का सेगमेंट है, वो मेरा सबसे फेवरेट सेगमेंट भी है, उससे जुड़ा हुआ है कि जिस किसी को भी ब्रिक्स, G7, क्वाड, G20 को विस्तार से समझने की इच्छा हो, या वो कुछ जानना चाहता हो, देखना चाहता हो, आप उसे क्या रिकमेंड करेंगे? क्या पढ़ा जाए, क्या देखा जाए? नहीं, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इतने मेहनत से और इतनी गहराई से आपने ये सारे सवाल पूछे हैं, और निस्संदेह सभी लोग चाहेंगे कि हम इस बात को आगे पढ़ सकें, क्योंकि खाली सुनने से ही बातें नहीं होती हैं, हमें पढ़ना भी आवश्यक है, और उसके बाद हमें नोट्स बनाकर या लिखकर उसको और अपने दिमाग में गहराई से उतारना है। तो देखिए, ऐसा है कि किताबें तो बहुत छप रही हैं, और अगर मैं एक या दो किताबों का उल्लेख करूंगा तो शायद वो इस समय उचित नहीं होगा, मगर मैं कहाँ से स्वयं सारी सूचनाएं इकट्ठी करता हूँ। तो एक बात तो मैं ये कहूँगा कि ब्रिक्स के बारे में, जिस पर आपने विशेष रूप से ध्यान दिया, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की जो साइट है वो बहुत अच्छी साइट है। उसमें पूरी तरह से ब्रिक्स के सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। तो हमें यही करना चाहिए कि जो ही एक समिट हुई उसका डिक्लेरेशन हम निकाल लें और उसको ध्यान से पढ़ें। उसी तरह से जैसे आपने पूछा कि साहब ब्रिक्स के अलावा जो आउटरीच समिट हुई, तो उस आउटरीच समिट के बाद में उनके चेयर का एक स्टेटमेंट आया। यदि हम सिर्फ उसको पढ़ लें तो हम न केवल मालूम हो जाएगा कि कौन से देशों को बुलाया गया, ये भी मालूम पड़ जाएगा कि कौन से मुद्दों को ठीक से सामने रखा गया। दूसरी बात, फिर वही बात है G7 के बारे में। जो प्रेसिडेंसी कंट्री होता है वो हमेशा एक अपनी वेबसाइट बनाता है। तो अब जर्मनी की जो वेबसाइट है, G7 की वेबसाइट, जो कुछ भी आप चाहे G7 का इतिहास जानना चाहते हो, उसके मुद्दे क्या हैं, उनकी कम्युनिके क्या थी,
नेताओं ने क्या कहा, वो सारी चीज़ें हमें वहाँ से मिल जाएंगी। उसी तरह से क्वाड के बारे में, क्वाड का इस समय चेयर जो होस्ट था वो जापान था, तो जापान की जो क्वाड की वेबसाइट है वहाँ से हमें सब कुछ मिल जाएगा। देखिए, हर चीज़ के लिए हमारे सुनने वाले किताबें नहीं खरीद सकते हैं, मैगजीन्स नहीं खरीद सकते हैं, वैसे भी आज तो डिजिटल ज़माना है, तो हर चीज़ हमें एक बटन के ज़रिए पहुंचा लेनी है। तो मेरी ख़ास तौर से यही रहेगी सिफारिश कि न केवल इन वेबसाइट्स को देखें, मगर साथ ही साथ आज एक बड़ी विशेष बात हो रही है, और वो ये है कि भारत की प्रेस में, भारत के मीडिया में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो डिजिटल मीडिया हो या हार्ड प्रिंट मीडिया हो, उसमें आज जो हमारे यूनिवर्सिटी के लोग हैं, जो हमारे थिंक टैंक के लोग हैं, और ख़ास तौर से जो हमारे भूतपूर्व डिप्लोमेट्स हैं, वो अपने अनुभव के आधार पर, अपनी अध्ययन के आधार पर बराबर ऑपेट्स लिखते हैं, एनालिसिस लिखते हैं। तो जो लोग आज अपनी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि उनको अप टू डेट होना चाहिए, और इसलिए ये जो लेख हैं उनको बराबर पढ़ते रहें। बहुत ही मैं नम्रता से कहना चाहूँगा कि मुझे अवसर मिला था, और मैंने पिछले 3-4 हफ्तों में क्वाड के असेसमेंट में एक लेख लिखा था, फिर मैंने ब्रिक्स के ऊपर लिखा था, फिर मैंने G7 पर लिखा था। तो शायद इसीलिए आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ बहुत सारे विद्वान हैं, तो हमेशा जो 4-5-6 अच्छे पेपर्स हैं, डिजिटल साइट्स हैं, उस पर जाइए। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा स्थिति आपके मस्तिष्क में पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर, मुझे फर्स्ट हैंड सोर्सेज बताने के लिए कि आप कहाँ से इंफॉर्मेशन देखते हैं, आप किसको लुक अप ऑन करते हैं। मैंने भी नोट कर लिया है, और मैं भी इन वेबसाइट्स पर जाऊंगी और फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेने की कोशिश करूँगी। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, हमारे मन में जितने भी सवाल थे उन सवालों के बड़े आराम से, बड़े विस्तार से जवाब दिए। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।